दिनकर राव ग्वालियर के राजा के मंत्री थे। आप सबको पता है कि 1857 की क्रांति में ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार ने अंग्रेजों का साथ दिया। हालांकि ग्वालियर की जनता विद्रोहियों के पक्ष में थी, वो भी विद्रोह में शामिल होना चाहते। वहां के राजा भी विद्रोहियों से सहानुभूति रखते थे, लेकिन वहां के मंत्री दिनकर राव थे, उनका पूरा नियंत्रण राजा पर। राजा स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे, और दिनकर राव पर अंग्रेजों का प्रभाव था। तो दिनकर राव अंग्रेजों के नियंत्रण में थे और वहां के राजा दिनकर राव के नियंत्रण में थे। नतीजा यह हुआ कि वहां के राजा निष्क्रिय रहे। 1857 की क्रांति में उन्होंने अंग्रेजों का निष्क्रिय होना या तटस्थ रहना या न्यूट्रल रहना भी तो अंग्रेजों का साथ था। उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, तो स्वाभाविक है कि सत्ता बदली तो इसका इनाम तो उन्हें मिलना चाहिए था। तो दिनकर राव को गद्दारी का इनाम मिला और भारतीय परिषद में वो मनोनीत किए गए। मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंसी को भी विधायी शक्ति दी गई। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति दी गई, अर्थात यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण था। शक्तियों का विकेंद्रीकरण। जैसे भारत में पंचायती, आगे चलकर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की गई, तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। उसी प्रकार इस अधिनियम के जरिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को भी लेजिस्लेटिव पावर दिया गया। इसी अधिनियम के जरिए गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। जारी करने का अधिकार दिया गया। इसी अधिनियम के जरिए गवर्नर जनरल को बिना काउंसिल की अनुमति के, बिना काउंसिल के रिकमेंडेशन के अध्यादेश जारी करने का ये अधिकार दिया गया। इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लाया गया। इस अधिनियम के जरिए केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।
यानी केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्य, यानी एक ब्रॉडनेस अब बढ़ने लगा। परिषद में पहली बार इसी अधिनियम के जरिए बजट पर बहस करने और कानून बनाने वाली संस्थाओं से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पहले बजट पर बहस करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस अधिनियम के जरिए बजट पर बहस करने की भी अनुमति मिल गई। सिर्फ केंद्रीय परिषद का ही विस्तार नहीं किया गया, बल्कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे विधान परिषद का भी विस्तार किया गया। प्रांतीय विधान परिषदों को यह अनुमति भी दी गई, प्रांतीय विधान परिषद को यह परमिशन दिया गया कि गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त करके कानून को अपने प्रांत में परिवर्तित कर सकती है। अगर कोई केंद्रीय परिषद द्वारा अगर कोई कानून बनाया गया और कोई राज्य या कोई प्रेसिडेंसी अपने राज्य में उसमें फेरबदल करके लागू करना चाहती है, तो राज्यों को यह भी अनुमति दी गई कि आप उसमें परिवर्तन करके आप उस कानून को लागू कर सकते हैं। यह 1892 के तहत ऐसा अधिकार दिया गया, इस प्रकार की अनुमति दी गई। अब इसके बाद कुछ जो महत्वपूर्ण अधिनियम शुरू होते हैं, राजनीतिक चेतना, सामाजिक सुधार। भारत में एक नई संस्था बन चुकी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। कई विचारधाराएं उभर गई थी। क्षेत्रीय स्तर पर कई राजनीतिक संगठन का निर्माण हो चुका था। वैसी स्थिति में, इन परिस्थितियों में भारतीय परिषद अधिनियम 1919 लाया गया और इसे मार्लेमेंटो सुधार भी कहा जाता है। 1909 भारतीय परिषद अधिनियम। इसको मार्लेमेंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्लेमेंटो सुधार इस अधिनियम के जरिए केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि कर दी गई, यानी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, यानी आकार में वृद्धि हो गई। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया तथा प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को अनुमति थी, गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। लेकिन अभी केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को की संख्या में वृद्धि नहीं की गई। केंद्रीय विधान परिषद में अभी भी सरकारी सदस्यों का ही वर्चस्व था, उन्हीं का प्रभाव था क्योंकि उनका बहुमत था। लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की भी
अनुमति दी गई। अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय के और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने की शक्ति का प्रावधान किया गया और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय सदस्य थे और उन्हें लॉ मेंबर बनाया गया। यह पहली बार हुआ 1909 के सिद्धांत में, 1909 के अधिनियम में। सत्येंद्र नाथ सिन्हा पहले कानूनी सदस्य बने थे। सत्येंद्र सिन्हा कानूनी सदस्य बने थे। इसके अतिरिक्त यहीं से एक तरह से भारत को विभाजित करने की, हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करने की कवायद भी शुरू होती है और इसी अधिनियम के जरिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था यानी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की शुरुआत की गई, जो सिर्फ मुसलमानों के लिए थी। यहीं से भारत में स्पष्ट रूप से सरकारी स्तर पर भारत के विभाजन की नींव रखी गई। इसी अधिनियम के जरिए प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। प्रतिनिधिक निर्वाचन को स्पष्ट ये मान्यता दी गई। सदस्यों को दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया, एक तो नाम निर्देशित अर्थात सरकारी और गैर सरकारी, और दूसरा निर्वाचित यानी स्त्रियां तथा वे सभी लोग जो 25 वर्ष से कम थे, वोट नहीं दे सकते थे, मत देने के लिए संपत्ति की योग्यता रखी गई। तो इस प्रकार जो प्रतिनिधित्व पद्धति को स्थापित कर उसे प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया, इसमें दो वर्ग बनाए गए। एक तो नाम निर्देशित होते थे अर्थात सरकारी और गैर सरकारी, और दूसरे निर्वाचित होते थे। तो जो सरकारी और गैर सरकारी वो निर्वाचित नहीं होते थे बल्कि मनोनीत होते थे, लेकिन जो दूसरा वर्ग था वो निर्वाचित था। सभी लोगों को जो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे उनको मत देने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान के लिए, मत देने के लिए संपत्ति को योग्यता के रूप में निर्धारित किया गया। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अधिनियम था जिसके जरिए भारत में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था की गई, अर्थात उसमें सिर्फ मुसलमानों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति थी। यहीं से भारत में एक तरह से अलगाववाद की नींव पड़ी। ये तब, इसके अतिरिक्त मैं कल बताऊंगा 1919 का भारत शासन अधिनियम, साइमन कमीशन, भारत शासन अधिनियम 1935 और फिर 1947 तक यानी 1950 तक, क्योंकि हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ, तो 1950 तक 1935 के शासन अधिनियम के जरिए के अनुरूप अनुसार भारत में शासन चलता रहा। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज का क्लास मैं यहीं कंक्लूड करता हूं। कोई क्वेश्चन अगर इससे संबंधित हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।